हेलो साथियों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जब का साथियों, और ये आपका सेशन है वो कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का जो बुक है वो पूरी कंप्लीट करा दी गई है। और ये अब जो चैप्टर से स्टार्ट होने जा रहा है, ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक है न्यू। तो साथियों आइए चलते हैं, इसमें क्या जानेंगे। हम पहले जानेंगे सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या सिलेबस दे रखा है। तो सामाजिक विज्ञान और हमारे अतीत के बारे में जानेंगे, और ये हमारे अतीत 2 है। और हमारा अतीत 1 किसे कहा जाता है, तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को कहा जाता है। अगर साथियों विषय सूची की बात करें तो ये हमारी विषय सूची है। पहला पार्ट कौन सा है, तो हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है नए राजा और उनके राज्य। फिर तीसरा चैप्टर है आपका सुल्तान के राज, दिल्ली के सुल्तान। फिर आपका चौथा पार्ट है वो आपका है मुगल साम्राज्य। फिर आपका है शासक और इमारतें। फिर आपका सातवां है नगर व्यापारी और शिल्प जीवन। फिर आपका सातवां पार्ट है कौन सा है, जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। फिर आपका है ईश्वर से अनुराग। फिर आपका नवा लेसन है वो कौन सा है, आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। फिर आपकी 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये तो 10 लेसन है इस पार्ट में। इस किताब में कितने लेसन है, 10 है। और मैं इसके बारे में बता दूं, इस पुस्तक में क्या है, प्रत्येक अध्याय को कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को पढ़ने, इस पर आपस में बातचीत करने और समझने के बाद ही अगले अध्याय की शुरुआत कीजिए। नंबर 1 क्या है, इसमें परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। परिभाषा कुछ अध्यायों में परिभाषित की गई है। नंबर 2 क्या है, फिर अतिरिक्त जानकारी, बहुत से अध्यायों में रोचक जानकारी युक्त अतिरिक्त बॉक्स दिए गए हैं। फिर नंबर 3 स्रोत क्या है, में बहुत से अध्यायों में स्रोत से एक अंश दिया गया है। इन्हीं के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं और इन्हें अध्ययन से पढ़कर इनमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। फिर आपकी हमारे सारे स्रोत चित्रों के रूप में, प्रत्येक चित्र की अपनी एक कहानी दर्शाता है। ये भारत का मैप है। किसका मैप है, भारत का मैप है। आपको कुछ अध्याय में मानचित्र भी मिलेंगे, इनको ध्यानपूर्वक देखकर अपने अध्याय को पढ़ें। ठीक, ओके। फिर आपका 5वां क्या है, प्रत्येक अध्याय में कुछ अन्य प्रश्न और क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसे विशेष रूप से दर्शाया गया है। इन पर विचार विमर्श के लिए कुछ समय दीजिए। फिर आपका 6वां क्या है, इसमें दिया गया है प्रत्येक अध्याय के अंत में अन्यत्र नामक खंड दिया गया है। आप अपने अध्याय में जिन घटनाओं को पढ़ रहे हैं उन्हीं दिनों में दुनिया के अन्य भागों में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं उसकी झलक दिखाने के लिए इसे दिया गया है। फिर आपका 8वां क्या है, एक छोटा सा खंड है, कल्पना करें। अब आपकी बारी है कि अतीत में जाकर उस समय में जीवन का जायजा लेने की। फिर आपका 8वां अध्याय क्या है, प्रत्येक अध्याय के अंत में आपको 20 शब्द की एक सूची मिलेगी। ये आपको अध्याय में आए महत्वपूर्ण विचारों और विमर्श की फिर से याद दिलाएंगे। फिर आपका क्या है, हमारे अध्याय के अंत में विभिन्न तरह के कार्यकलाप दिए गए हैं, फिर ये याद करें, आइए समझें, आइए विचार करें और आइए इनका देखें। तो ये तो था साथियों जो सिलेबस था। और ये आप देख सकते हैं, ये चित्रकारी आप देख सकते हैं किसका है, तो ये कपड़े पर चित्रकारी है। और ये आप देख सकते हैं कैसी चित्रकारी है। तो आइए साथियों बात करते हैं कुछ पार्ट नंबर 1 की। किसकी, पार्ट नंबर 1। ये आपका पहला लेसन है और इसमें जानेंगे 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। मतलब कोई परिवर्तन होता है, पहले हम क्या थे, जैसे मान लो अब से 20 साल पहले किसका चलन था, आपने देखा था कि पाजामे बहुत ज़्यादा पहनते थे। क्या, जो मालूम नहीं था 20 साल पहले, 15 साल 20 साल पहले क्या हुआ था कि बॉल बॉटम पैंट चलती थी। और उससे पहले क्या था आपकी कि पाजामा पहनते थे, कुर्ता पजामा ज़्यादा पहनते थे, पैंट पजामा भी पहनते, पैंट जो टी शर्ट पजामे भी पहनते थे। अब क्या हो, धीरे धीरे क्या हो गया, परिवर्तन होता चला गया। और अब कैसे आ गए, जीन्स आप देख रहे हैं, ये ऐसा आपने सोचा था कभी कि ऐसा हो सकता है? तो ऐसा ही है कि जो समय परिवर्तित होता है वो समय मालूम नहीं पड़ता है कैसे परिवर्तन हुआ, मगर धीरे धीरे इसको मालूम पड़ता है कहाँ इतना चेंज हुआ है। पहले आपने देखा था कि कच्चे मकान रहते थे, अब क्या है, व्यक्ति अगर घर बनाएगा तो पक्का ही घर बनाएगा,
नहीं, अन्यथा मिट्टी से घर नहीं बनाएगा, क्योंकि एक तो मिट्टी धोने में बहुत कठिनाई होगी और फिर दूसरी बात यह है कि बारिश के दिनों में वो मिट्टी के घर में परेशानी होती है। फिर आइए साथियों, ये आप कालीन देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मानचित्र है। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अद्र अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा लग रहा था कि चादर है, मगर ये क्या है, ये मैप है। क्या है ये? मैप है। और 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। ये यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा था। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है मानचित्र 2 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां पर हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी भाषा में है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये इंडिया है और ये ये श्रीलंका है और ये भारत है, और ये किस भाषा में है, तो ये आपकी अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में दी गई। और एक बात ये थी, जो चित्र बनाते थे वो उल्टे बनाते थे। कैसे चित्र बनाते थे? ये उल्टे चित्र बनाते थे। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, और इस कालविधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफ़ी बदल गई। ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेष तटीय इलाकों में बारीक ब्यौरा देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शों का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा की मार्ग को देखें, इस किस क्षेत्र से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? तो आइए देखते हैं नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचना के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई बार की तरह भाषाओं में मिलते हैं, और ऐसी भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही है, नहीं आई है, शब्द के साथ अर्थ में भी बदल गया है। उदाहरण के लिए पहले हिंदुस्तान शब्द लीजिए और आज के समय में क्या भारत अर्थ में लेते हैं। और 13वीं शताब्दी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। किसने? अगर मैं आपको कहूँ कि 13वीं शब्द में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं, मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। क्योंकि जब भारत आते थे, जब हिंदुस्तान आते थे, तो इस सिंधु नदी थी, उसी के द्वारा क्या पढ़ लिया गया उसे? हिंद हिंद हिंदू हिंदू हिंद, फिर क्या बोल दिया इन्होंने? हिंदुस्तान बोला गया। इसका असर पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली की सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और 14वीं सदी के कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ हिस्से कुछ समान था, मगर ये भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में इन शब्दों के कुछ अलग अर्थ होते हैं। जैसे विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लीजिए,
हमारे हमारे लिए आज का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारत में ना हो। मध्य युग में क्या था? मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, उससे क्या समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाया जाता था। पहले क्या था, जो अगर किसी कबीले गांव में जाता था, वो व्यक्ति उस गांव या कबीला का नहीं होता था, तो उसे विदेशी कहा जाता था। मगर अब ये इसका अर्थ क्या है कि विदेशी, अगर वो वह किसी देश का निवासी नहीं है तो उसे विदेशी कहा जाएगा। क्यों? अगर मान लो भारत का निवासी है, अब उसने ब्रिटेन में क्या कर ली, अपनी सदस्यता ग्रहण कर ली, तो क्या हो जाएगा, वो भारत में आएगा तो क्या कहलाएगा, विदेशी कहलाएगा, ना कि देशी कहलाएगा। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। परदेशी क्या अर्थ है? मान लो मैं कहाँ जा रहे हैं, तो परदेश जा रहे हैं, दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। मान लो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो दिल्ली क्या है, वो आपकी क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्या हो गए, परदेशी हो गए। विदेशी का अर्थ होता है दूसरे देश में जाना, उसे विदेश कहलाते हैं। मगर मध्य युग में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति जब गांव में आता था और वह कबीले से क्या था, अनजान था, उस कबीले से उसका कोई संबंध नहीं था, तो उसे विदेशी कहा जाता था। इतिहासकार उनके स्रोत क्या है, तो इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी क्या करते थे, सिक्कों, शिलालेख, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण, कला, कथा, लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। पर कुछ बात पहले से काफी भिन्न ही। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचना के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता गया। जैसे कागज का मूल क्या था, पहले कागज क्या, अभी मैं बताऊं कागज किसने चलाया था, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कागज का आविष्कार किसने किया था, जो चीन ने किया था। और हल्के हल्के कागज का विस्तार क्या हो गया, पूरे विश्व में फैल गया। और कागज का मूल क्या हो गया, बढ़ गया। फिर 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसीलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिससे उसे जरूरत नहीं थी। उसके कागज को सुखाकर वह इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। तो कागज अब तक अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, ये 13वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी में। जैसे क्या होता था, जो पहले फ़ोन थे वो कितने महंगे आती थी, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000। अब क्या है, जो स्मार्टफोन, फिर स्मार्ट कीपैड आया, फिर स्मार्टफोन आया। पहले सबसे पहले बॉके आया था। अगर जैसे बॉके क्या था, गांव में 2 ही थे, तो अगर कोई गांव में अगर बुलाने आता था तो 1 रुपये वो लेता था और बात होती थी 3 रुपये कॉल, 4 रुपये कॉल, इतनी दर महंगी होती थी। और पहले ये था कि डर सा लगता था कि हाँ आवाज़ आ रही है इसमें, अरे ये तो आश्चर्य की बात है ना। तो धीरे धीरे क्या है, टेक्नोलॉजी में समय परिवर्तन होता गया और क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में सुधार आता गया। अब क्या है, आप देखते हैं अगर बच्चा भी पैदा हुआ है ना कल का, तो क्या होगा कि अगर उसको फ़ोन दे दो ना तो तुरंत से चुप जाता है। उसके कुछ बजा के रख दो साइड में, बच्चा 6 महीने का हो, 4 महीने का हो, चाहे 4 दिन का हो, तुरंत क्या होता है, चुप जाता है। देखा है आपने? नहीं देखा है तो एक बार देख लेना। फिर आपका आता है, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया। कौन सी शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत
वृत्तांत, संतों के लेखन, कथा, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने के में इसका प्रयोग करने लगे। आज भी प्रयोग करने लगे रहे, लेखा जोखा करने में कागज का आज भी प्रयोग होता है। मगर अब क्या हो गया है, ज़्यादातर क्या हो गया है, डिजिटाइज हो गया है। कौन सा जमाना आ गया है, डिजिटल जमाना आ गया है। धनी व्यक्ति शासक जन मठ, कथा, मंदिर पांडुलिपि एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय कथा अभिलेखागार में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों कथा दस्तावेजों से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसीलिए लिपिक और नकल 20 हाथ से ही पांडुलिपि की प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि वह काम कितना आसानी है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी। जैसे अगर कोई क्या होता है ना, एक डॉक्टर की लिखावट क्या एक मेडिकल वाला समझ सकता है। जैसे क्या होता है, मान लो मैं पेशेंट हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा ये फलानी सिरप ले आना, आप गए, मैं आप कहीं भी लिखो उसमें समझ में नहीं आएगी क्या सिरप लिखी है, कौन सी सिरप लिखी है, और आप तुरंत जाओगे मेडिकल पे, वो अरे अच्छा ये वाली सिरप चाहिए, तुरंत दे देगा निकाल के, है नहीं है। तो क्या क्या कुछ लिखाई ऐसी होती थी जो समझ में नहीं आती थी, और उसकी नकल करना कैसा था, बहुत कठिन था। और पढ़ना भी क्या था, बाजी इस टाइम कैसा होता था, कठिन हो जाता था। अब कुछ दस्तावेज में ऐसा भी हुआ है। और आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये कि आप देख सकते हैं लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी भाषा में कठिनाई होती थी। आप देख सकते हैं नस्तलिपिक बाईं ओर में बढ़ जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखी जाती। फारसी अरबी जानकारों के लिए पढ़ना क्या था, इन्हें आसान था। और मगर जब हमें फारसी पढ़ना नहीं आती है तो काला अक्षर भैंस बराबर है ना, सो वाला हिसाब है। तो फारसी जब पढ़ना ही नहीं आती तो क्या है, ऐसे ही अगर हिंदी पढ़ना आती है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आती है, और मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आती है, नहीं उर्दू पढ़ना आती है, तो क्या होता था, कई कई भाषा कैसी थी, पढ़ने में कठिनाई होती थी। महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही तय होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी क्या हो गई, ये प्रतिलिपियां हल्के हल्के क्या होती गई, बदलती गई। इनके अक्षर में क्या आ गया, सुधार आता गया। अतः है कि मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई, और इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज लेखक की मूल पांडुलिपि शायद कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिक द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी वृत्तांत पहली बार क्या 1356 में, और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद या 2 साल बाद, दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। इस पुस्तकालय के विशाल संग्रह में ही कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह क्या थे। अब 700 में क्या होता है, मुस्लिम आक्रमण होता है, या आपकी समझ लो मुस्लिम साम्राज्य क्या होता है, विस्तार होने लगता है। भारत में क्या होते हैं, जो मुस्लिम व्यापारी थे वो क्या आते हैं, भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, और हल्के हल्के क्या हो जाता है, भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो आइए वही बात करते हैं, क्या था। सन 700 और 1750 के बीच 1000 वर्षों का अंतर इतिहासकार के आगे भारी चुनौती कर रखता है। मुख्य रूप से इसलिए इस काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रेट। पहले क्या होता था, जो सिंचाई रेट क्या होता है कि एक बैल होता था, और जो क्या होता था, पीपा लगे होते थे, उसमें क्या होता था, पानी उसमें पीपा, जब बैल घूमता था
तो जो पानी था वो पीपा के द्वारा निकलता था और वह कैसा भरा में, उससे किस द्वारा क्या होती थी, सिंचाई होती थी। कताई में चरखे मतलब चरखे का प्रयोग होता था सूत काटने में। और युद्ध में मतलब किसका प्रयोग होने लगा, बारूद का प्रयोग होने लगा। बारूद के इस्तेमाल, वो बारूद के हथियार इस्तेमाल होने लगे। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। अध्याय 5, 6, 7 आपने ये पढ़ा, वो हो चुका है कम। जो अध्याय 5, 6 और 7 आगे आने वाला है उसमें देखेंगे। ये आप देख सकते हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाना भी बहुत बढ़ गया। अब अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। इस महाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावना मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का क्या हुआ विकास, जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। ये आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये है आपकी रैट। ये किसके द्वारा खींची जाती थी, तो बैल के द्वारा चलाया जाता था। इसको किसके द्वारा, बैल के द्वारा चलाया जाता था। कौन थे, राजपूत थे, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। और 8वीं से 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योद्धा उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवा रहते थे। कवि और चरण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर लाभ, जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और काशी लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जातियां कौन थी, आदि समूह ने उठाया। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्रों के लिए परिवर्तन अन्य क्षेत्रों के लिए अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक पर की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समय में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जा स्थायी नहीं था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी प्रभुसत्ता है, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण, उसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था, किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। जैसे क्या हुआ, जब ऋग्वैदिक काल होता है, ऋग्वैदिक काल आता है तो उसमें क्या होता है कि जो अगर मान लो मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ तो मैं कौन कहलाऊंगा, पुरोहित कहलाऊंगा या ब्राह्मण कहलाऊंगा। और जो सैनिक वर्ग में काम करते हैं, मान लो कोई मेरा भाई है जो सैनिक विभाग में भर्ती है, वो क्या कहलाएगा, छत्री कहलाएगा। कोई ऐसा है जो मेरी माँ या पापा है व्यापार करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो व्यापारी घर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, व्यापार। और वो क्या कहलाएंगे, वैश्य कहलाएंगे। अगर मेरी माता है खाना बनाती है तो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, शूद्र कहलाएगी। ऐसा ये था। मगर जब उत्तर वैदिक काल आता है तो क्या होता है कि ये जातियां कैसी हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। और कर्म, और इनको कैसा कर दिया जाता है, स्थायी कर दिया जाता है। कैसा कर दिया जाता है, स्थायी कर दिया जाता है। और कर्म के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग लेकिन जातियों को अपना निवास
के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य क्या होता है जब चेल अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक वंश 3 में पढ़ेंगे और मुगल साम्राज्य अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबान, ये क्या होता है जब क्या आता है जब कौन सा वंश आता है, तो मैं आपको बता दूं ये कौन सा वंश आता है, गुलाम वंश आता है। गयासुद्दीन बलबान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रस्तुति है। प्रस्तुति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए। अच्छा, उसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल मतलब गौड़ से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान के गजनी मतलब गज्जन तक फैला था। कहाँ से फैला हुआ था, तो बंगाल के गौड़ से लेकर गजनी अफगानिस्तान में गज्जन के गजनी तक फैला हुआ था। गजनी था या गज्जन, जिसमें संपूर्ण भारत द्रविड़ आ जाता था। गौड़ आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझाने की कोशिश में लगे हैं रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का उल्लेखित क्यों करते हैं। ये आप देख सकते हैं सिस्तवान कच्छ जो मतलब उसका क्षेत्र था वो कहाँ से कहाँ सकता है देख सकते हैं। मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसलिक अल अबसर फी मामलिक अल अंसार के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्य में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत कौन कौन से, तो देख सकते हैं सिबस्तीन, कच्छ, उच्च मुल्तान, काला, लाहौर, सामना और सतपुस्ती, कोहराम, खासी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज। ये बदायूं वही बदायूं है, ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट है, बरेली के पास में पड़ता है। काड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलांग और द्वार समुद्र और मावर। ये इतने क्षेत्रों में किसका विस्तार फैला हुआ था, तो मैं आपको बता दूं मोहम्मद तुगलक का शासन था। फिर आप देखते हैं भाषा कथा क्षेत्र के बारे में। सन 1318 में कभी अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जैसे कहीं मान लो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में तेलंगानी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में मलयाली बोली जाती है, बंगाल में गौड़ी बोली जाती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मान लीजिए लखनऊ से उधर जाते हैं तो कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा बोली जाती है जिसे अवध प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसमें बताया गया है हिंदी लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री मतलब कर्नाटक क्षेत्र में बोली जाती है, तेलंगानी, गुजरी गुजरात में, मावरी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी आसपास क्षेत्र में। अभी खुसरो ने बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा कौन सी भाषा होती है, संस्कृति, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये प्राचीनतम भाषा है जिसे केवल कौन यूज करते थे, ब्राह्मण लोग इसका अध्ययन करते थे या जिसे जानते थे, जो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और आमतौर पर जनता इसे नहीं जानती थी। फिर क्या होता है, अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है, जो नाम एक से उन्हें रेखांकित कीजिए। और अच्छा आगे बढ़ते हैं। 700 तक के क्षेत्रों में अपने भौगोलिक आयाम तक तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा और संस्कृत विशेषता स्पष्ट हो गई। अध्याय 9 में पढ़ेंगे इस बात के बारे में। आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। क्षेत्र में प्रत्येक राजवंश। अच्छा ये आगे बढ़ो। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, जब 18वीं शताब्दी आती है मुगल वंश का पतन होता है और क्या होता है और क्षेत्रीय राज्य उभरने लगते हैं और फिर किसका शासन हो जाता है। 18वीं सदी जब 19वीं सदी का प्रारंभ होता है तो अंग्रेजों का शासन आने लगता है। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से सर्व क्षत्रिय साम्राज्यों का शासन चल रहा, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्य का शासन चलता रहता। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का
पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न है, कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंध, उच्च संस्कृति, कथा, भाषा के संदर्भ में मिलती है। 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों के इस विभिन्न क्षेत्र की प्रकृति एक दूसरे से काटकर अलग अलग नहीं पनपी है। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती हैं, मगर समन्वय की सर्व क्षत्रिय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने धर्म और नए धर्म। इतिहास की जिन हजारों वर्ष की पड़ताल पर हम काम कर रहे हैं, उनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। जैसे दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्ति स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व का सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी आस्था में परिवर्तन आता गया। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। जैसे नई देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया और बढ़ती सत्ता आती। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। वे संरक्षक थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का क्या समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ा रहता था। संरक्षक कौन होता था? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार और शिल्पकार, विद्वान, अभिया जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, उसे क्या कहा जाता था? संरक्षक कहा जाता था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया हुआ भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे परिमल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विषाद कर्म कांडों के बिना भक्त स्वयं ही पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको जानकारी अध्याय 8 में मिलेगी। तो यही वह युग है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है धर्म, मगर धार्मिक देखते हैं धर्म के बारे में क्या होता है आगे, जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7 शताब्दी में व्यापारी और प्रवासियों के जरिए पहुंचा, जिसमें कौन आए? मुसलमान आए। कुरान शरीफ को आना धर्म ग्रंथ मानते हैं, कुरान शरीफ को अपना क्या मानते हैं? धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल ईश्वर क्या है? अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करना और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे वह उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों और उलेमा को संरक्षण देते थे। वे हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। और मैं आपको बता दूं, जो पैगंबर साहब के दामाद की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? पैगंबर दामाद की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी, उन्हें मर्डर कर दिया गया था। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती है। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शरफी ऐसे सिद्धांत की परंपरा में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत कथा रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नता देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास समय के केवल घड़ी और कैलेंडर की तरह नहीं दिखते, यानी कि केवल घंटे या दिन वर्षों के बीत के रूप में नहीं दिखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। ये दिखाता है कि विचारों और विश्वास में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। ये अतीत को समान विशेषता रखने वाला कुछ बड़े हिस्सों, युगों, कथा कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टि में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता उपेक्षक हो जाती थी।
इस काल का विभाजन आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े और उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था। शिकारी, संरक्षक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों तथा गाँव के निवासियों, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे इस समय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है और इसमें आपको कृषक और साम्राज्य के विस्तार और क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों की साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न है। इसीलिए सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्या से खाली नहीं है। फिर इसे मध्यकाल की तुलना या प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति मध्यकाल के रूढ़वादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। इन 1000 वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के समाज में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की व्यवस्था जो इतनी समृद्ध हो गई थी उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों और सक्रिय ऐतिहासिक क्रियाओं पर ध्यान देते चलें। जब भी संभव हो इस पुस्तक को आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछली पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो इसे देखें और कहा अच्छा आगे बढ़ो। कल्पना विदेशी मत का क्या था, जैसे अगर कोई मतलब कबीला होता था, अगर वह उस कबीले का व्यक्ति नहीं है और किसी दूसरे कबीले में पहुंच जाता था तो उसे विदेशी व्यक्ति कहा जाता था। या उस जिस गांव में व्यक्ति नहीं है उस गांव में पहुंच जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, विदेशी व्यक्ति कहा जाता था। और परदेशी किसे कहा जाता था, तो परदेशी उसे कहा जाता था जैसे जिसे वह व्यक्ति उस कबीले का तो था है मगर वो दूसरे से परिचित नहीं है तो उसे विदेशी व्यक्ति कौन सा व्यक्ति कहा जाता था, परदेशी व्यक्ति कहा जाता था। निम्नलिखित बातों में सही है। 700 के बाद काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। अरे मिलते हैं, कैसी नहीं। इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी जमीन से उखाड़ कर बाहर कर भी जाते थे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। अभिलेखागार में क्या रखा जाता, तो मैं आपको बता दूं जो आपके दस्तावेज थे, जो किसको दस्तावेज में किसमें रखा जाता था, अभिलेखागार में रखे जाते थे। और आपको 14वीं शताब्दी का एक इतिहासकार कौन सा, तो मैं आपको बता दूं जियाउद्दीन बर्मी। और आपके गांव में क्या आएगा, तो और इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। जैसे कौन कौन सी फसलें थी, तो आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका दे। इस काल में कुछ हुए प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका दे, तो इसमें क्या है, पिछली शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के 700 से लेकर 1750 ईस्वी में परिवर्तन हुए हैं। इसका लगभग समय कितना है, 1000 वर्ष का। और लगभग क्या है, एक नई प्रौद्योगिकी विकास हुआ। जैसे सिंचाई का प्रयोग किससे किया जाने लगा, रेत से किया जाने लगा। कताई में चरखे। और युद्ध में किसका प्रयोग होने लगा, गोला बारूद का प्रयोग होने लगा। तो यही बातें हैं। फिर इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन क्या हुए, तो मैं आपको बता दूं कुछ धार्मिक परिवर्तन क्या हुआ है। लगभग जो टाइम पीरियड है, हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, पुरोहितों का महत्व बढ़ गया। और ब्राह्मण हुआ करते थे वो इस काल में इसके भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कर्मकांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं शताब्दी में ईसाई धर्म का क्या हुआ, प्रभाव हुआ या आगमन हुआ या विकास हुआ उनका। पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला, मतलब जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1000 साल का है। जो इतिहासकार थे, जो फारसी इतिहासकार थे, कौन थे, तो मिनाज सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और जिसका अर्थ क्या था, गंगा यमुना के बीच स्थित
क्षेत्र कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा हरियाणा था। और मैं आपको बता दूं, और कौन सी नदी जब भारत में आगमन करते थे तो कौन सी नदी पड़ती थी? तो मैं आपको बता दूं, सिंधु नदी पड़ती थी। और सिंधु नदी के ही द्वारा इसका नाम क्या पड़ा है? भारत, हिंदुस्तान पड़ा है। और भारत क्या था? भारत, जो भरत कबीले के नाम पर भारत पड़ा है। जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो जातियों के मामले में स्वयं अपने क्या होते थे, जो जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी और क्या होती थी, वह अपनी जातियों के सदस्य के व्यवहार पर नियंत्रण कर सके, इनका नियमों का पालन जाति के बड़े बूढ़े की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों की में जाति या पंचायत कहा जाता था। कि पंचायत में ये गलत है तो कार्य वो बैन है, ऐसा होगा नहीं। फिर क्या होता था? सर्व क्षत्रिय समाज से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षत्रिय समाज क्या था? सर्व क्षत्रिय समाज उस साम्राज्य को कहा जाता है जहाँ अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे उस क्या बोला किसे, जैसे सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, ये क्या है? सर्व क्षत्रिय साम्राज्य कहा जाता है। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकार के समान कौन कौन सी समस्या आई? तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे लेखक वेदी की समस्या आई, पांडुलिपि पढ़ने लिखावट की समझने की दिक्कत आई, ऐसी बहुत सारी समस्याएं। इतिहासकार अतीत को काल और कथा युगों में कैसे विभाजित करते हैं? इस कार्य में उनके समान कौन कौन सी कठिनाई आई? तो मैं आपको बता दूं, अधिकतर जैसे आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन, और जो पार्ट है वो एक कंप्लीट हो चुका है, और ये पार्ट अब आने वाला है दूसरा आएगा। तो जय भीम, जय भारत।